अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं वैदुल्ला सिद्दीकी। नाजरीन, कल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 3 रुकनी बेंच ये मामला सुनने जा रहा है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है। और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मुतालबात और मामलात खदशात हैं वो इस फैसले के बाद दूर हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मेक श्योर करता है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान हो। लेकिन अगर ये बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात हैं। यकीनी तौर पर गौहर खान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि प्लान बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। पार्लिमानी सियासत का बॉयकॉट नहीं करेंगे, इलेक्शन का किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे। ये खुश आइन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इन गलतियों से सीखा है और अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये भी मेक श्योर करना होगा कि वो मुसलसल पार्लियामान का हिस्सा रहे भी। वहीं आज के रोज़ जहां एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान पर बातचीत हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, तो तोशा खाना केस में बानी PTI पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, उनकी अहलिया पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, जबकि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में 17 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। जोड़ तोड़ की सियासत एक तरफ उरूज पर है, मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान मामलात सेटल होते तय होते नज़र आ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है, ख़बरें ये हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ भी मामलात पंजाब की हद तक दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इस सारे मंज़र में आवाम के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, नुकसानात हैं, दुख दर्द हैं, उनका अजाला कौन करेगा। यकीनी तौर पर लोग मंशूर की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक ये मंशूर जारी नहीं किया है। टिकट्स की तकसीम को लेकर अभी तक वो लोग बिज़ी हैं। मामला जा किस तरफ रहे हैं और इन तमाम सियासी जमातों के मंशूर से मेरे और आपके लिए क्या निकलता है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इज़हार उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इज़हार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बैरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का भी बहुत शुक्रिया। इज़हार साहब, आपसे ज़रा इस डिबेट का आगाज़ करते हुए, यकीनी तौर पर मामलात मुश्किल हैं और गुज़श्ता जो 2 साल हैं वो आपने, मैंने, हर पाकिस्तानी ने बड़े मुश्किल से गुजारे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त जिस जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ हैं, आपको लगता है कि उनके पास मेरे और आपके दुख की, दर्द की कोई दवा है या हम इस बार भी बेवकूफ़ी बनाए जाएंगे? जी इज़हार साहब, आपसे। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अवाम के मसाइल का आपने जिक्र किया है, तो अवाम के मसाइल तो वही हैं जो हमेशा थे, बल्कि बदतर हो रहे हैं। मुझे आप इजाज़त दें तो मैं एक मिसाल दूं जो अभी जिसका मैं खुद उसमें एक इन्वॉल्व रहा हूं कि ये हुकूमत किस तरह इसकी कारकर्दगी ज़ीरो है। और ये जो मैं हालत आपको बताने लगा हूं, ये इस्लामाबाद की हालत है। इस्लामाबाद में एक स्ट्रीट 63 G64 में एक मस्जिद है, कुतुब मस्जिद। अच्छा। उस मस्जिद के बिल्कुल साथ एक फिल्थ डिपो है, गंद का डिपो है, जहां पर आधे शहर की गलाजत डाली जाती है, वो मस्जिद के पास है। मैंने इस पर एक कॉलम लिखा। वो कॉलम मैंने CDA के चेयरमैन को भेजा, वो मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर को भेजा। सेक्रेटरी इंटीरियर ने मुझे खुद फ़ोन किया, अकबर दुर्रानी साहब ने। मैंने वो जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे बुगटी साहब, उनका जो मीडिया का एडवाइज़र था, उसको भेजा। आप यकीन करें कि इस सारी जिद्दोजहद के बावजूद, सेक्रेटरी इंटीरियर के फ़ोन करने के बावजूद, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बावजूद, मस्जिद के दरवाजे पर साथ वो जो फिल्थ का डिपो है वो नहीं हटा। यानी इस हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ज़ीरो है कि इसके यहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, अब जो सूरत हाल है इलेक्शन की, तो इलेक्शन के बाद इतना टर्माइल होगा और इतनी गैर यकीनी सूरत हाल होगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप एक जमात को उसका निशान बल्ला नहीं दे रहे। अगर आप उस जमात को बकौल उस जमात के कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इस सूरत में जो भी नतीजा निकलेगा इलेक्शन का, उसको कौन मानेगा। हमारे यहाँ तो ये रवायत रही है कि अच्छा भला अगर इलेक्शन हो तो उसका रिजल्ट को भी नहीं माना जाता। तो ये जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के बाद कोई स्टेबिलिटी आएगी। जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिस तरह हम देखें ना, जितना आप जोर लगाएंगे इमरान खान को प्ले डाउन करने का,
तो उसी तरह उसका रिएक्शन होगा, लोग उसके साथ और ज़्यादा होंगे। और अवाम की सूरत हाल पहले भी यही थी, अब भी यही है। जो आता है, आप देखें कि इतनी पार्टियां हैं, किसी ने अपना मंशूर दिया है, किसी ने प्रोग्राम दिया है कि हम मुल्क में ज़राअत को, सनत को, मुल्क के मसाइल को, गिरानी को, इदारों में जो रेड टेपिज्म है, आप गैस के दफ्तर का अंदाज़ा लगाएं, आप बिजली के दफ्तर का अंदाज़ा लगाएं, आप कचहरियों में ज़मीन की ट्रांसफ़र का, खेतों की निशानदही का, गिरदावरी का अंदाज़ा लगाएं। कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं हो रहा। किसी जमात ने कोई मंशूर नहीं दिया। हर जमात ये कह रही है कि मेरे लीडर ने इतनी कैद काटी है, मेरे लीडर ने इतनी कैद काटी है। ये भी कोई नहीं पूछता कि कैद जो है वो अखलाकी जराइम में काटी है या सियासी जराइम में काटी है। तो मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के पास अभी तक कोई सॉलिड, कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई उसके पास कोई रोड मैप है जिससे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो, इकानमी बेहतर हो, कोई हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर हो। आप छोटी सी चीज़ लें, हमसे तो ट्रैफिक का निज़ाम नहीं बेहतर हो रहा। हाँ। आप देखें कि सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये भी हमसे नहीं हो रही, तो बड़ी वो हमसे कैसे होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर राना साहब की जो क़यादत है, उसने जो अपना इनकलाबी मंशूर अभी तक जारी नहीं किया, अगर वो कर दें तो उसमें सारे मसाइल का हल होगा। क्योंकि हम एशियन टाइगर भी बन रहे थे 2013 से 17 के बीच, फिर 2017 हो गया। राना साहब, वो इनकलाबी मंशूर अब ले आए, अब तो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। कब आ रहा है वो मंशूर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह हमारा मंशूर बन चुका है और वो विद इन फ्यू डेज आ रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा। नवाज शरीफ को नया चेहरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नवाज शरीफ वही हैं जिन्होंने 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई 1998 को 4 के मुकाबले में 6 धमाके किए थे। हमें पता था कि क्लिंटन के 5 खूनों को जूते के नोक पे लिखा है, हमने सजा भुगतनी है, भुगती। 12 अक्टूबर 99 को फारग कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ को 2002 के इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। फिर 2008 के इलेक्शन में भी वो बाहर थे। 2013 में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 2018 के इलेक्शन में गिरफ्तार थे। बात करना बड़ा आसान, इल्जामात लगाना बड़ा आसान है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, हर शहरी की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। अगर बिल्कुल मैं समझता हूं जिस गवर्नमेंट ने जो किया वो जिम्मेदार है। हमारा नवाज शरीफ की क़यादत में मंशूर तैयार हो रहा है और मंशूर आ रहा है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसानों के इश्यूज, उनको सब्सिडी पर ट्रैक्टर, ग्रीन ट्रैक्टर जो नवाज शरीफ ने पहले दिए थे उसी तरह देंगे, और उसके साथ साथ तुलबा को लैपटॉप, फ्री एजुकेशन का माहौल पैदा करेंगे इंशाल्लाह। मजदूरों के मसाइल, भाई हम तो समझते हैं कि वो 2017 जब नवाज शरीफ की क़यादत में 4 रुपए की रोटी थी ना, तो शहबाज शरीफ ने तनूर पे 2 रुपए की रोटी भी कर दी। 48 रुपए किलो चीनी थी, 50,000 का एक तोला सोना आता था, 75 और 68 रुपये का डीजल और पेट्रोल पर लीटर था, भाई 100 रुपए का डॉलर था। ये सब कुछ क्या तकलीफ थी, किन के पेट में दर्द उठ रहा था कि नवाज शरीफ को वजारत उस्मा से फारग किया गया। कहां वो पनामा का ड्रामा? तो किसी में हिम्मत और जरूरत है कि पनामा के केसेस में शरीफ फैमिली को टारगेट किया गया और बाकी केसेस कहां पे हैं? सबके लिए कानून एक जैसा है। फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कितने लोगों को सजा हुई कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अब इंशाल्लाह जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने बनाने पाकिस्तान में तकरीर की, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारी किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान, जब नवाज शरीफ 2013 में 6 जून को प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मुल्क के अंदर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। जो हकीकत थी, मैं शाहकोट रूरल एरिया और वारबल्टन और सफदराबाद, सांगला, शाहकोट का एमपीए था, तो मैं समझता हूं कि वहां के इशू जो गरीब आवाम के हैं वो टेकअप नवाज शरीफ ने किए थे। 12,000 मेगावाट बिजली की पैदा की, ज़बानी नहीं। ये शेखपुरा बिक्की पावर स्टेशन, ये हेड बल्लो की कसूर, ये हवेलियां बहादुर शाह, साहिवाल,
12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। फिर 16 जून 2014 को ज़रबे अज़ब का आगाज किया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती थी, पुरअमन शहरियों को टारगेट किया जाता था। तो अब इंशाल्लाह महंगाई के इशू को खत्म करने के लिए हमारा मंशूर तैयार है, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ने टिकटों के भी फैसले कर लिए हैं, और पाकिस्तान भर में डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जलसे करने का भी ऐलान कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जिला ननकाने का, क्योंकि मैं जिली सदर भी हूं, तो नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 24 जनवरी को बेरोज बुध 2 बजे जलसा यहां लाहौर डिवीजन का कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह कसूर के कारकुन भी आएंगे, शिवपुर से भी आएंगे, हमारे कारकुन भी होंगे। हम अपना मंशूर अवाम की मौजूदगी में देंगे, अवाम की अदालत में देंगे, क्योंकि जो नवाज शरीफ कहते हैं वो होता है। हम ये नहीं कहते कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा और फिर 3 करोड़ को बेरोजगार कर दें। हम ये नहीं कहते कि 50 लाख घर देंगे और फिर कराची से लेकर शाहकोट से लेकर इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं। काम करने और कहने में जमीन आसमान का फर्क है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का मंशूर तैयार चुका है। ठीक है, हम काम करना चाहते हैं। हम नहीं पढ़ते कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस वजह से हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तो वो जो हुआ था वो ठीक भी हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मामला बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं ना। मैं राना साहब आपकी आप ये देखे ना, तो वो 2017 में वो जो फैसले होते थे, जो वो अब नहीं हो रहे ना, अब तो मुतमईन होंगे आप। जो उन्होंने कह दिया था कि किस तरह फैसले हुए, और फिर हामिद खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने 3-4 महीने पहले कह दिया था कि नवाज शरीफ का केस कोर्ट में जाने से पहले फैसला हो गया था कि ये सजा होनी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, बतौर पाकिस्तानी, बतौर पॉलिटिकल कर, किसी पर मनगढ़ंत मुकदमा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को मैं जरा आपकी बातों में से कुछ बातें, 2018 को आरटीएम सिस्टम बैठा था, नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, किसी के लिए नहीं बैठना चाहिए, और 2024 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये भी साथ में मुतालबा करते हैं। आप क्या कि वो असेंबली में जाए। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये सारे 2013 से 17 के जो लैंडमार्क्स हैं वो राना साहब ने गिनवाए हैं। मुझे 2 रुपये की रोटी अच्छी लगी, तो ये 2 रुपये की रोटी जो है, इसके लिए 16 महीने में आपने इनका साथ क्यों नहीं दिया? वो तो 2 रुपये की रोटी शहबाज शरीफ साहब देने के लिए मशहूर हैं, तो आप क्यों इस राह में रोड़े अटकाते रहे और मुझे 2 रुपये की रोटी क्यों नहीं दिलवाई आपने? वो 16 महीने में क्यों नहीं हुआ जो 2013 से 17 में हो रहा था? देखिए, अब इनके बहुत सी बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा, 8 फरवरी को लोग देंगे। इनके ये जो 16 महीने की हुकूमत है, इसे तो ये खुद ऑन नहीं कर रहे। मियाँ नवाज शरीफ ने एक भी दफा उसका जिक्र नहीं किया। मियाँ शहबाज शरीफ का ये जिक्र ही नहीं करते, कभी भी जिक्र नहीं करते। पता नहीं सौतेले, मुझे तो यही यकीन है कि इनके सगे भाई हैं मियाँ साहब के, लेकिन जमात ने उन्हें कोई सौतेला कर दिया है। इतना भी लावारिस मैंने कोई लीडर नहीं देखा जितना मियाँ शहबाज शरीफ है। कोई उसका नाम ही नहीं लेता, घर वाला नहीं लेता, बाहर वाला नहीं लेता, पार्टी वाला नहीं लेता। ये सिर्फ ये कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ जब आएगा लग पता जाएगा, और जब मियाँ नवाज शरीफ दोबारा बाहर जाएगा तो फिर किसे लग पता जाएगा। तो इसलिए छोड़े, अपने इसे चुटकुलों में उड़ाता हूँ, इसका मजा लें बस, कोई बात नहीं। राणा साहब थके हुए हैं, वही उनके पास कुछ चीजें हैं, वो ऑन करते हैं, स्विच शुरू हो जाते हैं। मुझे वो स्टीरियोटाइप बातें ना आती हैं, ना मैं करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल, इससे मैं कोई मुफर नहीं है। जो इजहार साहब ने फरमाया है कि मसाइल हमारे बहुत ज्यादा है, इस रियासत के, इस समाज के, इस मुल्क के। अच्छा, जो वो फरमा रहे हैं, तनकीद भी उनकी बेजासर आंखों पे, सियासतदानों पे, सियासी जमातों पे तनकीद होती है, और उन्हें इस पे खद्दा पेशानी से इसे मानना भी चाहिए। लेकिन हमें, मेरा भी इजहार साहब हमारे दानिश्वर हैं, मैं खुद इनके कॉलम रोजनामा दुनिया में पढ़ता रहा हूँ। आजकल मुझे नहीं पता, थोड़े अरसा से मैंने नहीं गुजरा, मेरी नजर से मेरी ही कोताही होगी, लेकिन ये खुद समझते हैं कि समाज के अंदर बहुत खराबियां हैं। खुद इन्होंने बताया कि इन्होंने एक खत लिखा सेक्रेटरी दाखिला तक को, तो जहाँ पे इतने दानिश्वर की, और आपको पता है असल हुकूमत किन की होती है, इन्हीं सेक्रेटरीज की होती है, ऐसी ब्यूरोक्रेसी की होती है। अगर वो ट्रैफिक के निजाम की उन्होंने बात की, अगर उसकी जिम्मेदारी भी सियासतदानों की है या पार्लियामेंट की है, तो ये सदा की हुकूमत क्या कर रही है, ये बाबू क्या कर रहे हैं, ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं। सियासतदानों को तो बड़ी दफा देश निकाले दिए गए, हुकूमत से निकाला गया, पार्लियामेंट को जलील और रुसवा किया गया, बेवकार किया गया। हुकूमतें तो सियासतदानों से ज्यादा यहाँ पे आके फौजी जर्नलों ने भी कर। क्या ट्रैफिक का निजाम ठीक हो गया?
फौजी जनरल्स आते रहे, क्या एक सीएमएच जैसा हॉस्पिटल किसी सिविलियन को दे गए? क्या एक आर्मी पब्लिक जैसा स्कूल किसी सिविलियन के लिए बन सका इन 40 सालों के अंदर? तो सवालात बहुत से हैं। अब आइए, ये सिर्फ मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा मंशूर बड़ा इनकलाबी है और सारे मसाइल, कोशिश होती है, मंशूर एक कोशिश है। मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, पूरे पंजाब से मैं मेंबर हूँ, और मैं मंशूर लेके अपने इंटेलेक्चुअल्स के पास भी पिछले साल जाता रहा, पिछले इलेक्शंस में सबके पास पे लिखे, हमने बड़े शौक से बनाया, लेकिन कोई मंशूर की तरफ तवज्जो नहीं देता। ये इजहार साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो पाकिस्तान का मसला है वो किसी सियासी जमात के मंशूर से हल होने का नहीं है। सारी सियासी जमातों की क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, सब जानते हैं, क्योंकि ये कोई नई सियासी जमातें नहीं है, परफॉर्म कर चुकी हैं। अब सबका सबको पता है। अब मुल्क को जिसकी जरूरत है वो मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठे होने की है, सियासी जमातों को, तमाम इदारों। उसके साथ साथ हमारे दानिश्वरों को, अवाम को भी निरा ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल मजलूम है अवाम, लेकिन ये अवाम ने जितनी जुल्म अपने ऊपर भी कर रही है और अपने ऊपर करती करती समाज के साथ कर रही है, उसके ऊपर भी ये जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, ये अक्सरियत अवाम की होती है। ये जो रिश्वत देता और लेता है, ये भी अक्सरियत अवाम की होती है। यकीनन ये जो धड़ाधड़ आबादी में बेगुहार इजाफा हुए जा रहा है और कोई रोकथाम ही नहीं है, देखते नहीं है, एक कमरे का घर है, 8-8 बच्चे हैं, ये भी अवाम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, हुक्मरानों से दिए, अवाम को दिए हुए मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ समाज के सुधार के लिए एक रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल्स को महज रोज शाम को बैठ के सियासतदानों को तानाजनी करने के, दुश्मन तराजी करने के, एक दफा अवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको भी अपने भी हमें गिरेबानों में झांकना पड़ेगा और अवाम को भी बताना पड़ेगा कि बहुत से सफाई के मसाइल हुकूमतें लाती हैं, कोशिश भी करती हैं, लेकिन हम जब अपने घरों, तो बहुत से बेसिक घरों का गंद बाहर डालते हैं, तो कहाँ कहाँ पे हुकूमतें आएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को ये भी समझाना है, अवाम को एजुकेट करना है और पॉलिटिसाइज करना है। उन्हें बताना है कि वोट देने के लिए अपने में से नुमाइंदे चुने, अपने जैसे नुमाइंदे चुने, इन्वेस्टमेंट ना करें 1000 रुपए पे, 2000 पे, 4000 पे वोट ना। अब तो मजाक होता है कि बिरयानी की प्लेट पे, कीमे वाले नान पे, तो इनसे बहुत आगे जाना है। पूरा किसी इजहार साहब जैसे हमारे बहुत से दोस्त बहुत सपोर्ट करते रहे तहरीक इंसाफ को, उसे इंकलाब का मानते थे, कभी नकीब मानते थे। जो उसने मुल्क के साथ किया वो भी आपने देख लिया, जो उसने इदारों के साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मैं तनकीद नहीं, हम इनके सर आंखों पे इनके अल्फाज, लेकिन खुदा के लिए तनकीद की बजाय अब कोई रास्ता दिखाए। अब एक तनकीद तस्वीर दुरुस्त नहीं बनी तो कहाँ से तस्वीर गलत है वो भी वहां से उसको शुरू करें, ठीक है, करना है वो भी बताएं, ठीक है, ये दानिश्वरों का काम है। चलें जहाँ इदार साहब, वो आपने शायद बैरिस्टर साहब का सियासी शख्सियतों के ऊपर दुश्मन पे आ जाते हैं या तनकीद पे आ जाते हैं तो मसाइल हल नहीं होते। इज़हार साहब, आप यकीनन बैरिस्टर साहब को सुन रहे होंगे, उनकी राय ये है कि हमें तनकीद बराए तनकीद से आगे बढ़कर तनकीद बराए इस्लाह की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पे जब भी हम किसी भी डिबेट में जाते हैं, किसी भी 1 पॉइंट एजेंडे पे हो या हम एक जेनेरिक मामला हो, तो सोसाइटी में, यानी आप किसी चाय के होटल पे हों, ढाबे पे हों, वहाँ से लेके टेलीविज़न टॉक शोज़ और फिर पार्लियामान तक, मामला ये है कि एक जो तकसीम दर तकसीम का मामला है, जिसमें एक दूसरे की बात को नहीं सुना जाता, हमारे माशरती रवैये में जो इंतहा पसंदी आई है और फिर जिसका ज़िम्मेदार एक हम सियासी जमात को करार देते हैं और काफ़ी हद तक उसका क्रेडिट भी है, वो भले माइनस हो जाए, लेकिन वो रवैया अब मौजूद है, वो आपको हर जगह नज़र आ रहा है, उसको भी तो ख़त्म करना है। अभी आपने देखा किस तरह से एक दूसरे पर आप कह लीजिए कि बड़े प्यार मोहब्बत से ही सही, लेकिन इल्ज़ाम या दुश्मनाम तो हुए। ये रवैया तो माइनस नहीं हो रहा, अब इस रवैये के साथ ही हमने रहना है या इसके रिवर्सल की कोई गुंजाइश है हमारे यहाँ? फिलहाल तो ये रवैया जो है ये ज़्यादा शदीद तर हो रहा है, क्योंकि बदकिस्मती से मुल्क में ऐसी फ़ज़ा कायम की गई है कि जिसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो सादा लफ्ज़ों में नहीं बल्कि गाली के साथ दी जा रही है। जिस एंकर पर्सन की, जिस सहाफ़ी की, जिस कालम निगार की बात पसंद ना आए, दिल को न लगे, उससे इख्तिलाफ हो, उस पर यह कहा जाता है कि जी कि ये तो फलां का आदमी है, ये लिफाफा लेता है।
और मुकालमा जो है उसकी रिवायत ख़त्म होती जा रही है, गुफ्तगू में शिद्दत आ रही है, ये तो सब ठीक है। राना साहब ने फरमाया, बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि मैंने पीटीआई की हिमायत की थी। बिल्कुल पीटीआई की हिमायत की थी, फिर उससे हम दिल बर्दाश्ता भी हुए। हमने नून लीग की भी हिमायत की जब मियाँ साहब ने मोटरवे बनाई, जब उन्होंने अच्छे काम किए तो हमने उनकी हिमायत की, उन्होंने धमाके किए हमने उनकी हिमायत की, पीपल्स पार्टी की भी हमने हिमायत की। लेकिन जब हम हिमायत करते हैं तो फिर हमें ये भी हक है कि हम नुक्तेचीनी भी कर सकें, इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ नहीं। ब्यूरोक्रेसी की बात हुई है, सिद्दीकी साहब, ब्यूरोक्रेट जो है वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। जैसी आम सोसाइटी है, जैसे और लोग हैं, उसी तरह ब्यूरोक्रेट भी है। ब्यूरोक्रेट को जब ये पता है कि मेरा वज़ीर दफ्तर ही नहीं आता, मेरा वज़ीर फाइल ही नहीं पढ़ता, तो वो भी इंसान है, वो भी फिर अपने पर पुर्जे निकालता है। मैं जब 2013 और 17 के दरमियान जब हुकूमत थी मुस्लिम लीग की, तो एक और पार्टी के वज़ीर थे वर्क्स के, हाउसिंग एंड वर्क्स के, तो किसी का काम था तो मैं जाता रहा वहाँ मिनिस्ट्री में। वज़ीर साहब हफ्ते में एक दिन आते थे, बुध के दिन, बाकी दिन वो अपनी हल्के में बकौल उनके वो होते थे। तो जब मिनिस्टर्स के ऊपर सुपरविजन नहीं है और मिनिस्टर जो है वो फाइल भी नहीं पढ़ता, बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि जो फाइल पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो परपुर्जे निकालती है। आप भुट्टो साहब का ज़माना याद करें कि वो एक एक फाइल पढ़ते थे, रात को देर तक जागते थे। मैं पीपल्स पार्टी का हामी नहीं हूं, लेकिन उनके ज़माने में पता था, मिनिस्टर्स को भी पता था, सेक्रेटरीज को भी पता था, ब्यूरोक्रेट्स को भी पता था कि भाई ये फाइल पढ़ते हैं। अब अगर सियासतदान जो है वो ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो ब्यूरोक्रेट को जब पता है कि ये आते भी नहीं हैं, फाइल भी नहीं पढ़ते हैं, वो एक पुराना लतीफ़ा है ना किसी ज़माने का कि मिनिस्टर साहब को कहा गया कि ये फाइल आप सीन कर दें, तो उन्होंने उर्दू का जो वो सीन होता है, सीन शीन वाला, वो लिख दिया। पता नहीं ये हकीकत है या लतीफ़ा है, पुराना नहीं, अभी 2018 के बाद हुआ था मेरे ख्याल में, वज़ीर आला साहब का था ये। जी देखें ना, आप दूसरे मुल्कों में जो मिनिस्टर हैं, सिंगापुर में देखें, दूसरे मुल्कों में देखें। मैं राना साहब आ रहा हूं आपकी तरफ, यार साहब बात पूरी करें, आ रहा हूं। है अच्छा, हम अपने अवामी नुमाइंदों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन और मैं ये यकीन से कहता हूं कि एक अनपढ़ अवामी नुमाइंदा एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट से, सरकारी मुलाजिम से, खाए वो ब्यूरोक्रेट है खाए वो जर्नैल है, उससे वो ज्यादा अक्लमंद है, क्योंकि अवामी नुमाइंदा अवाम के करीब होता है, वो गांव से होता है, कस्बे से होता है, लोगों से मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जब वो वजीर बनता है, जब वो लॉ मेकर बनता है, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। अगर लॉ मेकर होने के बाद उसकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि लोगों की सिफारिशें करे, टीचर्स की ट्रांसफर करे, लोगों की भर्तियां करे, तो फिर ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी? ये तो एक पूरा सिस्टम है, सारा वो सिस्टम के सारे चेक्स ही खराब है ना, जिसकी वजह से। राना साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? राना साहब ऐड करें, फिर मुझे एक बड़ा जरूरी सवाल आपकी तरफ लेके आना है। मैं ये करना चाहता हूं, पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, हमारे दफ्तर, हमारे डेरे 24 घंटे खुले होते हैं। सिद्दीकी साहब, मैं अर्ज करूंगा, हम हारें या जीतें, जो लोग हमें 50,000 60,000 वोट देते हैं ना, वो 4-5 लाख में के वोटर होते हैं। हमने ये नहीं कहना कि हम सोए हुए हैं, हमारी फैमिली का ये इशू नहीं। जब हमारे को डेरे पे आता है, जब हमें को कॉल करता है, हमने जाना है, और हमारी कोशिश होती है विद इन पैरामीटर काम किए जाए। हम दफ्तरी भाव नहीं होते, हम फील्ड में होते हैं। अगर बारिश भी है तो हमने अपने वर्कर्स की खुशी गमी पे जाना है। ये कहना बड़ा आसान है। एक एमपीए का हल्का जो है वो 4.5 लाख का है, एमएलए का जो हल्का है वो 6.5-7 लाख का है। तमाम जियारतों में हर जगह पे खुशी गमी पे जाना ये काफी मुश्किल होता है, और फिर वहां के मामलात को देखना। इसके बावजूद मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल अपने भाई के तमाम पॉइंट्स को इंडोर्स करता हूँ। हमें बेहतरी की तरफ जाना है, बेहतरी की तरफ जाना है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद मुझे आपसे 62(1)(f) के कुछ मामला जो हैं उनको डिस्कस करना है। राना साहब एक क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और पूछते हैं जो सिस्टम के डसे हुए लोग हैं ये सिस्टम को क्या वापस करने वाले हैं कानून साजी के जरिए। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू पीएन स्पेशल। और राना साहब, आपसे ज़रा पूछना ये चाह रहे हैं, यकीनी तौर पर आप ये दावा कर रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म आप होंगे। चले, मैंने आपकी बात को मान लिया, 9 फरवरी 2024 को आप वज़ीर आज़म हैं। अब ये 62(1)(f एक तो बुनियादी तौर पर ये आया कहाँ से, ज़रा उस पर भी आप कुछ रहनुमाई फरमाएं। ये वो मिशन है जिसको आप जारी रखना चाहते थे और ये मिशन फिर बाद में आपके गले भी पड़ गया, 62(1)(f वाला जिनकी तरफ से आया था। अब इस पे भी आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला रखेंगे आइंदा के लिए कि जब आपने अपने सियासी मुखालिफ को पकड़ना हो तो फिर 62(1)(f की तलवार आपके पास हो, ऑल्दो अब ताहयात नाअहली तो नहीं होगी? नहीं सिद्दीकी साहब, मुझे आपको या किसी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि ये कानून सबके लिए है, हर पाकिस्तानी के लिए है। और इससे पहले मुझे बता दिया जाए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने लोगों को फॉर लाइफ नाअहल किया गया था। ये हसद की आग में झुलसे हुए, मैं समझता हूं कि एक वायरस था जिसके नतीजे में पाकिस्तान की आवाम को सजा दी गई। वो पनामा से ड्रामा शुरू हुआ, वो 356 केसेस कहाँ है, किस कोर्ट में है, किस किस को सजा हुई है? नहीं हुई किसी को। और फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, किसी के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो, वो पार्टी की हो या किसी भी पार्टी से। हाँ, अगर हमारी गलती कोताही है, जितना हमारा कसूर है उतनी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो फॉर एवरीवन, हर एक को मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि सियासतदान को तो सजा मिले और अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर कोई और मजद शहरी है तो उनके लिए कानून एक हो और दूसरों के लिए दूसरा। ये नहीं होना चाहिए। 1973 का आइन जो है वो सबके लिए एक जैसा है, एक जैसा ही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं कि किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, तो वो आर्टिकल 6 वाले मामला फिर आपने क्यों इनिशिएट किए थे? आप तो खलिश ही नहीं रखते, मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। इसलिए सिद्दीकी साहब, इसलिए पाकिस्तान के आइन को तोड़ना और इमरजेंसी लगाना, वो आर्टिकल, वो आपका आइन 1973 का जो आर्टिकल 6 है, वो उसका जो मुर्तकब होगा, वो मैं हूं, आप हूं, कोई हो, कोई मुलाजम हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो उसका मुर्तकब है। नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की थी, यही कहा था कि हर अदारा अपना अपना काम करे, अपनी अपनी हदूद में रहे। तो आज भी मैं समझता हूं कि हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि तमाम स्टेक होल्डर को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और हमारा जो मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और वो 2-3 दिन में इंशाल्लाह कायदे मोहतरम उसको बिल्कुल हम एक तकरीब के जरिए उसको अनाउंस करेंगे। उसमें यही है, पाकिस्तान की जो महरूमियां हैं, वो बलूचिस्तान है, वो शुमाली वजीरिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या कराची रोशिया का जो शहर है, उसका जो तरक्याती उसका कराची के जो तरक्याती मामलात हैं उस पर आके पता नहीं क्यों हमेशा कुछ उलझन सी हो जाती है और मामलात फ्रीज हो जाते हैं। जैसे कराची ग्रीन लाइन फ्रीज ही है, चल के ही नहीं दे रही, बन के ही नहीं दे रही। K4 तो कराची का जहाँ नाम आता है वहाँ फिर नेटवर्क भी बैठ ही जाता है। खैर, बैरिस्टर साहब, आप कहते हैं कि इनकी बात हो गई है, वो कह रहे हैं हम अपने मंशूर में ये लिखने वाले हैं कि सब अपनी अपनी हद में रह के काम करें, इससे साफ शफाफ क्लैरिटी के साथ। और ये क्या मंशूर लेकर आए? इनका मंशूर पढ़ के पता यही चल रहा है कि 6 महीने का ही है। मंशूर तो मेरे ख्याल से मेरी टर्न है। राना साहब किसी ने बोल रहे हैं बैरिस्टर साहब। हेलो। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, मैं पहले भी मैंने कहा, जो मंशूर होता है वो एक तरह का सियासी जमात का, इमात का एक प्रोग्राम नहीं, वो कह रहे हैं सब अपनी अपनी हद में रह के काम करेंगे इस बार। आप कह रहे हैं उनकी बात हो गई है। नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मंशूर बैरिस्टर साहब, आपकी आवाज़ को लेकर कुछ मसला आ रहा है, काइंडली कुछ बोलिए। मेरा मसला नहीं आ रहा सिद्दीकी, बीच में वो बोल रहे हैं राना साहब बोल रहे हैं। राना साहब आपकी वजह से बैरिस्टर साहब की आवाज़ रुक रही है। जी प्लीज, आप अगर उनसे बात करें तो उनसे कर ले, मैं करता हूं। जी, मैं जरा उनसे बात कर लूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आए तो। जी बैरिस्टर साहब। जी, बात ये है कि जो मंशूर होता है किसी सियासी जमात का, वो एक उसका प्रोग्राम होता है या एक उसका लाए अमल होता है। उससे भी जो बुनियादी और मोतबर चीज है वो तो पाकिस्तान का आइन है और हमने पाकिस्तान का आइन दे दिया। ये तो भी कह रहे हैं ना कि सारे अपने अपने इदारों
हदूद में काम करें, हम मंशूर में लिख रहे हैं। मंशूर की क्या हैसियत होती है? हमने आइन में लिख दिया हुआ ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि सबने अपनी अपनी हदूद में काम करना है। तो कौन कर रहा है हदूद में काम? तो इसलिए किसी मंशूर के आने से ये काम नहीं होगा कि सब अपनी अपनी हद में रह के काम करें। इसके लिए जरूरी है कि लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा, तमाम इदारों के दरमियान एक डायलॉग की जरूरत है। हम आइन दे चुके हैं, मंशूर से बहुत आगे। हमारे मंशूर के जो हिस्से हैं, हमारा मंशूर का पहला नुक्ता है इस्लाम हमारा दीन है, उसी की बुनियाद के ऊपर हमने इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का नाम रखा और उसका आइन इस्लामी दिया। उसके बाद हमारा मंशूर है ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो हमने आइन के ऊपर लिखा और आइन में उसे बुनियादी हकूक दिए। जमहूरियत हमारी सियासत है, हमारा मंशूर है, हमने आइन में बुनियादी तकाजा उसे बना दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने तो मंशूर को एप्लीकेबल बना दिया है आइन पाकिस्तान दे के, और एक ऐसा आइन कि 50 साल से लोग कह रहे हैं कि इसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, इसके होने से ही आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है। तो ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, इस पे अब चलने के लिए रवैयों पे गौर करना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा वजीर आजम नहीं चाहिए जो आके आर्मी चीफ को अपना आईजी बनाए, नीचे समझे, या आईजी को अपने जेरे इशारा अबरू पे रखना चाहे। ऐसा हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए कि जिसके खिलाफ फैसला आए और वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े और चीफ जस्टिस को अदालतों में छोड़ के भागना पड़े और वो थप्पड़ों की बरसात कर दे चीफ जस्टिस के ऊपर। हमें कोई ऐसा वजीर आजम नहीं चाहिए जिसका हर वक्त झगड़ा हो, जो हर वक्त लड़ाई करे, जो आज भी इंतकाम के लिए बैठा हो, जो आज भी कह रहा हो कि मैं आके नहीं छोड़ूंगा, मुझे हथकड़ी लगी मैंने नहीं छोड़ना। हमें कोई ऐसा वजीर आजम भी नहीं चाहिए कि जब उसे इक्तदार में लाया जाए तो वो किसी को अपना माई बाप समझे और बाद में उसे मीर जाफर और मीर सादिक कहने लगे। हमें कोई ऐसा वजीर आजम भी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के दिफा के इख्तियारों के ऊपर हमला आवर हो जाए। हमें कोई ऐसा वजीर आजम भी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के राजों को फाश करने लगे। हमें कोई ऐसा वजीर आजम चाहिए, हमें कोई ऐसा सदर चाहिए, हमें कोई ऐसी हुकूमत चाहिए जिनके अंदर होशमंदी हो, जो फांसी पे झूलते हुए भी मुल्क के राज फाश ना करे, जिन्हें गोलियों से बछाड़ कर दी जाए लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान को सरबुलंद रखे, जिनको कत्ल कर दिया जाए, जिनके वारिस फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए, ऐसे लोग आएंगे जिनके अंदर बर्दाश्त होगी। देखिए, ये अदम बर्दाश्त की बातें की जाती हैं, ये किस तरह पनपी है, इसे किसने महमेज किया है? कभी सोचे तो सही ना, ये कौन लेके आया है अदम बर्दाश्त? एक रवैया जनरल ज़िया की बाकियात से ले, एक जनरल मुशर्रफ की बाकियात है। अदम बर्दाश्त स्टार्ट किया मुस्लिम लीग नून ने और उसे बामे अरूज पे पहुंचाया तहरीक इंसाफ ने। हमने तो अपने दुश्मनों को माफ किया है, जिन्होंने अपने जुल्म किए हैं, हमें मारा है, हमने उससे कुछ नहीं कहा। हमने तो जनरल ज़िया के घर के ऊपर भी लाखों लोग हमारे पास हो भी चलते तो हमला नहीं किया। यकीनी तौर पर जरा सब्र का दामन भी पकड़ के रखना चाहिए और तनकीद का रास्ता हर वक्त खुला ही है। राना साहब कुछ कह रहे हैं जी। माशाल्लाह बैरिस्टर साहब तो माशाल्लाह कैसी टेप रिकॉर्ड। बैरिस्टर साहब अब उनकी सुन लेते हैं थोड़ी सी ना, वो क्या ऐड करना चाह रहे हैं। बैरिस्टर साहब आई रिक्वेस्ट। किसको नहीं पता कौन था वो जनरल अयूब की गोद में पलने वाला कौन था? पर मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, इनकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन हकायक को मसक नहीं किया जाता। सर अभी हमसे ये तयन नहीं हो रहा कि 2018 में जो आया था वो कौन था, तो पता नहीं आप कहाँ जनरल अयूब और जनरल ज़िया पे चले गए। उन मामलात को तो हम भूल भी गए। सिद्दीकी साहब मुझे मौका बैरिस्टर साहब आप प्लीज कंक्लूड करें। राना साहब लेट हिम कंप्लीट, मैं आपके पास आ रहा हूं। बैरिस्टर साहब प्लीज आई रिक्वेस्ट जरा क्विकली इसको कंक्लूड करें। मैंने तारीख पे इसलिए गया हूं कि रवैये मैंने गिनाए, क्योंकि माजी के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बेहतर होगा। मंशूर तो भले कोई भी कुछ भी लिख ले, मंशूर लिखने में तो असगर खान का मंशूर सबसे दिलकश होता था, लेकिन वो अपनी सीट नहीं जीत सकते थे। मंशूर से ज्यादा कंडक्ट की बात है, लेगेसी की बात है, किरदार की बात है, और कितने वादे किसी ने, कौन अपने मंशूर के लिए जाने कुर्बान कर देता है और कौन भाग जाता है। अब मंशूर से ज्यादा किरदार है, ठीक है, मंशूर से ज्यादा किरदार है, किरदार पर लोग फैसला करेंगे। राणा साहब क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे इज़हार साहब की तरफ जाना है। देखिए साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, मुझे हकायक, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे पता है, मुझे तो देखना खान लियाकत अली खान की शहादत से लेकर आज तक जितने
वजीर आजम थे, किसने अपने 5 साल पूरे किए? ये तारीख गवाह है और मकसद नहीं किया जा सकता। और फिर मैं समझता हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने अगर जलावतन काटी तो बिल्कुल उनको जलावतन किया गया, मियां मोहम्मद नवाशी साहब को जलावतन किया गया। लेकिन अब बात आगे है, हमने पार्टी के साथ मसाके जमहूरियत किया था, आज भी हम उस पर कायम है। बैरिस्टर आमिर मेरे भाई हैं, बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं अदालत साहब के भी पॉइंट्स को मोस्टली को इंडोर्स करता हूं। लेकिन अब हमें आगे जाना है, हमें पाकिस्तान के इशू देखने हैं। हमें देखना है कि 2017 में नवाज शरीफ को निकालते निकालते पाकिस्तान को इस महंगाई के भंवर में धकेलने वाले कौन थे। आगे जाना है तो फिर 2017 में क्यों रुके हम? आगे जाना है, हमें आगे जाना है और हमारा मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह यही है। हम पार्टी में काम करते हैं। मैं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग पंजाब आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह मोहम्मद नवाशी साहब के पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के जलसे हमने शेड्यूल कर लिए हैं और इंशाल्लाह जो 24 जनवरी को बेरोज नरकाना में वो जलसा करने जा रहे हैं। ठीक है, ये यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, ये आप बता चुके हैं सर। हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के जो इश्यूज उनको टेकअप किया जाए, किसान के इश्यूज, तालिब इल्म के, मजदूर के, आम शहरी के और सिविल सोसाइटीज के इश्यूज को हमने टेकअप करना है। तो उसके लिए मैं तमाम पार्टीज का, तमाम लीडरशिप का बिल्कुल मशकूर भी हूं और हमने सबका अपना अपना मंशूर है। हम इलेक्शन के तहत, ठीक है, वो तो फैसला आवाम ने करना है ना, अगर आवाम ने कर लिया, आवाम को करने दिया, ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट करना है, जिसको आवाम का मैंडेट मिले वो हुकूमत करे। मैं जरा इज़हार साहब आपकी तरफ आते हुए, अब वो मीसाक़े जमहूरियत की बातें और फिर एक दूसरे को याद भी दिलाया जाता है, बार बार जैसी बात बिगड़ने लगती है बताया जाता है कि हमने तो मीसाक़े जमहूरियत किया था और सारी कुर्बानियाँ फिर एक दूसरे के साथ अलाइन करके बताई जाती हैं। ये प्यार मोहब्बत, ये शीर शक्कर जो ताल्लुक़ था, ये वो 9 अप्रैल 2022 से पहले भी हमें नज़र आया और उसके बाद जब वो 1 पॉइंट एजेंडे पे काम हो गया फिर फौरी तौर पर अब आप ये देखें कि आपस में चोचें फिर लड़ाई जा रही हैं और फिर एक दूसरे को जो है वो वहीं उसी चौक चौराहे में ले आया गया है। तो सियासी अशराफिया ने सीखा कुछ भी नहीं है बुनियादी तौर पे, वो पुराने हो या नए लाए गए लोग हों, सारे गलती वही एक बेसिक करते हैं, बुनियादी करते हैं। सिद्दीकी साहब, मैं तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बात अब करूंगा, वो ये कि हमारे लिए सारी पार्टियां मुअज़्ज़ज़ हैं, बेशक हैं। हमारे लिए जो जैसे मेरे जैसे तालिब इल्म हैं, सियासत के तालिब इल्म हैं, तारीख के, सहाफ़त के, हमारे लिए सारे सियासतदान मुअज़्ज़ज़ हैं, सब मुहब्बे वतन हैं। सवाल सिर्फ ये है, हमारी इनसे दरख्वास्त है, हमारी इनसे ये अर्ज़ गुजारी है और दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि जो भी आए वो खानगी की शरह ठीक करे। हम कहते हैं 50-60% है हमारी लिटरेसी का रेट, यूनेस्को नहीं मानता, वो कहता है 20 और 30 के दरमियान है। ज़री इस्लाहात करे, हमारे यहाँ सिरदारी सिस्टम है जो बहुत ही एक ऑब्सोलीट सिस्टम है, पता नहीं किस ज़माने का है, पत्थर के ज़माने का। आप साउथ पंजाब में, सिंध के इंटीरियर में देख लें, जो वडेरा सिस्टम है, वो जो भी आए बरामदात को ज़्यादा करे, दरामदात को कम करे, IMF से हमें निजात दिलाए। जो भी आए वो हमारी तहसील में, पटवार खाने में रिश्वत को ख़त्म करे। देखें, मैं गांव का आदमी हूं, ये लोग भी रूरल एरिया है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई इंतकाल ज़मीन का, जायदाद का, किसी कचहरी में आप आम आदमी बनकर जाएं तो बगैर रिश्वत के आप करके दिखा दें। दूसरे मुल्कों में पुलिस आपके दरवाजे पर आती है जब आपके साथ कोई हादसा होता है, जब कोई चोरी होती है, हम पुलिस के पास धिक्के खाने जाते हैं, पुलिस के सिस्टम को ठीक कर दे। ये जो शाहराहों पर हर रोज धरने होते हैं, ये जो लोगों को तकलीफ होती है आमदोरफ्त की, तालिब इल्म इम्तिहान गाहों में नहीं पहुंच सकते, लोग जहाज़ों को मिस कर देते हैं, और ये शाहराहों पर धरने, कोई ऐसी हुकूमत आए जो इन धरनों को ख़त्म कर दे, जो सिफारिश का खात्मा करे। दुनिया में हमारा इमेज क्या है? इस वक्त दुनिया में हमारा इमेज है एक टेररिस्ट स्टेट की तौर पर। हमारा वो इमेज ठीक हो। आपको पता है पासपोर्ट की रैंकिंग हमारी नीचे से दूसरी या तीसरी है। वो हमारा सिस्टम ठीक करे, डॉलर की शरह ठीक करे, तो हम तो इनसे यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हो के ये चीज़ें ठीक करें। आवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि किसका माजी क्या है। अब माजी को छोड़ें, उस पर मिट्टी डालें, एक लेट अस स्टार्ट अ फ्रेश।
तो ये चीजें जो हैं इनके बारे में बताएं। देखें दूसरे मुल्कों में जो अपोजिशन होती है या जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके यहाँ शैडो कैबिनेट्स होती हैं। एक तालीम का वजीर होता है। अब जैसे पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, पीटीआई में एक साहब होने चाहिए जो सिर्फ वजारत तालीम का और उसका बहस करें, एक सिर्फ मईशत की बात करें, एक सिर्फ वाटर एंड पावर की बात करें, एक सिर्फ सेहत की बात करें। तो जब तक ये इस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग काम करते हैं, तो तब तक हमारी हालत ठीक नहीं नून लीग के पास 3 सिर्फ ओहदे तो लड़ाई हैं झगड़ा कम से कम करने से जो बात करते हैं। एक उनका वजीर आजम पक्का है, वजीर आला पंजाब पक्का है और वजीर खजाना भी पक्का है, चौथा पता नहीं कोई है नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। जो भी आए हमें उससे कोई गरज नहीं है। हम तो ये जो मैंने एक मुख्तसर सी लिस्ट दी है, अगर ये काम वो हमारे कर दें तो हमारे सारा आंखों पर, हम तो सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि हम तो उनके गुण गाएंगे, उनके गीत गाएंगे। तो ये अर्ज है कि लेट अस बी ऑब्जेक्टिव हो जाएं। अब डेफिनेटली आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब देना चाह रहे होंगे, आप मेरी बात का जवाब दे लें। माइक म्यूट तो नहीं किया हुआ आपने? नहीं, मैंने माइंड कभी किया ही नहीं है। मुझे खुशी होती है जो मेरी ये सलाह करे, जो मुझे तनकीद करे, मुझे बेहतरी की तरफ जाना है, मुझे अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारे पार्लियामानी बोर्ड्स की मीटिंग्स होती रही हैं, जो 35 रुकनी है, वो मियां नवाज साहब खुद इंटरव्यू लेते रहे हैं और तमाम जो ओहदेदार थे उनकी एक प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया था। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद सूबाई सदूर की रिकमेंडेशन, उनको हम टिकटें दे रहे हैं कि जो मुल्क के साथ भी कमिटेड हों, जो आवाम की इश्यूज को टेक अप भी करें। ये हमारी कोशिश है। आप देखें ना कि मियां नवाज साहब 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, 3 दफा वजीर आजम रहे। अब उनको शौक नहीं, लेकिन इस मुल्क को जरूरत है कि हम प्यार मोहब्बत की फिजा को लेकर आगे बढ़ें। हमारे जो इश्यूज है, इकानमी सबसे बड़ा इशू है। कहाँ जेवर 40-45 हजार का तोला था, कहाँ 2.5 लाख तक चला गया। तो हम इन इश्यूज को देखना है। आप जेवर की बात करें तो रोटी का मसला पड़ा हुआ है राणा साहब, गरीबों की बात करें को वापस। तो ये सब कुछ करने के लिए साबित कदमी, मेहनत, हजारे यकजहती के साथ कोशिश की जरूरत है। और बिल्कुल हजारा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है और उसके लिए जो स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सपर्टीज है, जो MPMNA उसमें दिलचस्पी लेते हैं, वही स्ट्रगल करके कोई ना कोई अचीवमेंट्स ले सकते हैं। और अब हमें आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करनी है। और यकीन करें, मियां नवाज साहब ने हमारे इंटरव्यूज और जो मनारे पाकिस्तान बात की थी, हमारी किसी से कोई मुखालफत नहीं। हम समझते हैं कि फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए, जुडिशरी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जो कागजात की बात की, मेरे PP 133 में जो PTI के साबका नुमाइंदे थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए और वहां जो सिग्नेचर होने थे फॉर्म पे वही नहीं किए। उनके NA में कागजात एक्सेप्ट हो गए और जो SPA करके में थे उन्होंने दस्तखत नहीं किए और बाद में उन्होंने रेड किया और उनके एक्सेप्ट हो गए हैं। मैं समझता हूं कि हर पार्टी के हर कैंडिडेट को इलेक्शन असल में एक मसला ये भी होगा ना कि इलेक्शन फ्री होने चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है, हम अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाए। अब नहीं, आप सारे आगे की तरफ लेके जा, एक ऐसे ही सवाल आया है राणा साहब, आप सारे ही आगे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, बैरिस्टर साहब ये दावा करेंगे, मैं PTI वालों से पूछ, पीछे कौन लेके गया मुझे, ये मैं पीछे क्यों रह गया? जब आप जैसे विजनरी लोग थे, मैं पीछे क्यों रह गया? पीछे जाने वाले हकायक बड़े वाजे हैं। तकरीबन 34-35 साल 4 डिफरेंट हुक्मरान जो अस्करी लीडरशिप में से आए, वो जनरल यूसुफ साहब से लेकर पॉलिटिकल जमहूरियत का जो रास्ता था, जो मैं समझता हूं एक सफर था, वो उसमें कंटिन्यूटी ना रही, होनी चाहिए। जिसको मैंडेट अवाम दे, तमाम अदारों को बाद में उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। पीछे हम इसलिए रह गए कि बीच में 35-40 साल जो भी मार्शल लॉ के अदवार हैं उसमें मसाइल होते रहे। लेकिन बैरिस्टर साहब, मैं जरा चाह रहा हूँ जरा क्विकली, अब हम सियासतदान भी जिम्मेदार है। सिद्दीकी साहब आधा मिनट, हम सियासतदान भी जिम्मेदार हैं। हमें भी अपनी अदाओं पर नजरसानी करनी होगी। बेशक हमें भी आगे जाने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमें भी दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम कोशिश कर रहे हैं।
अगर अवाम हमें मैंडेट देगी तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, और अगर अवाम बिलावल साहब को मैंडेट दे दे तो बिल्कुल वो वजीर आजम होंगे, हम उनको कबूल कर लेंगे, हम अपोजिशन में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। और अगर हम ये कहें कि फलां को मिल जाए फलां को मिल जाए, ये तरीका नहीं। जमहूरियत में अवाम के पास या क्या वो 8 फरवरी को होगा, इंशाल्लाह नवाज शरीफ को अवाम वोट देंगे तो वो मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, और फिर वो इनकलाबी मंशूर जो आप बता रहे हैं वो आई नो उस पर काम होगा, और हम फिर एशियन टाइगर भी बन जाएंगे। साहब मैं ज़रा आपकी एक बात का लुत्फ लेते हुए बैरिस्टर साहब को एंगेज करना चाहता हूँ, राना साहब आपकी इजाज़त से। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम जो पीछे रहे हैं वो जाहिर है उसके लिए फिर एक 30-40 साल के मामलात हैं, और उसमें जो लोग हम पर मुसल्लत हुए उनकी वजह से सारा कुछ हुआ। अब फिर वो मिशन लेके चलने वाले भी यही थे और हम पीछे भी उन्हीं की वजह से रह गए, तो एक अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है। फिर गुजरा वाले पे मुझे क्यों निकाला वाले मामलात हैं, कुछ पता चल रहा है आपको कि हम पीछे क्यों रहे? देखिए, ये जो पीछे रहने वाली बात है, ये मैं इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं आऊंगा। मैं अगर इन्हें कह दूं कि इनकी वजह से रह गई या वैसे रह गई, असल में ये बासियत कौम हमारे लिए एक मेरे ख्याल से खुद एहतसाबी के लिए भी ये सवाल है। उसके पीछे रहने की वजह ये है कि जितने भी सियासतदान, अव्वल तो ठीक है ये बात, डिक्टेटरशिप रही, जमहूरियत चली नहीं, जो भी और जब पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे उन्हें जनरल अयूब ने सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद जिसने पाकिस्तान का जो पहला मुंतखब वजीर आजम था, जिसने आइन दिया, एटमी प्रोग्राम दिया, शऊर दिया, अवाम को हक हकमियत दिया, उसे फांसी पे लटका दिया, और सो हमने एक लंबा सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद एक जो बड़ी बात है, उनके अलावा भी जिन्हें वक्त दिया गया है हुकूमतों में ज्यादातर, वो भी कोई हकीकी नुमाइंदे नहीं थे, वो भी बगल बच्चे थे, बनाए गए थे, अपनी पनीरियों में उगाए गए पौधे थे मसनूई, और उन्हें मसनूई तरीके से हुक्मरान बनाया गया। अब वो अवाम से ना थे ना अवाम के मसाइल जानते थे, यही आज भी मसला है। दूसरी बड़ी बात कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर किसी में कम किसी में ज्यादा जमहूरियत मौजूद नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने पॉलिटिकल काडर तैयार ही नहीं किया है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो चलते हैं वो मुलाजमीन चलते हैं, मालचिए चलते हैं, खुशामदी चलते हैं, और उसके बाद अवाम भी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की बनती हैं कि वोट लोग देते हैं पैसे वाले को, 2 नंबर को, चैली लोगों को। आज आप देखिए ना कैसे लोग हैं वोट के लिए। मैंने तो इलेक्शन लड़ा और तौबा हो गई, मैंने अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच के लड़ा। यहाँ पे जो लोग हाल करते हैं वो तौबा तौबा का मुकाम है, लाहौर जैसे पढ़े लिखे शहर, तो बाकियों का क्या हाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि अवाम वोट देते हुए कोई इंसाफ नहीं करते, कोई दयानत नहीं देखते हैं, कोई किरदार नहीं देखते हैं, कोई तालीम नहीं देखते हैं। ये महज बातें हैं सारी, हम बैठ के भाषणबाजी जितनी मर्जी कर लें। पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए अच्छी नहीं हुई कि अवाम उन्हें अच्छा नहीं होने देते हैं, अवाम अच्छे लोगों को आगे नहीं लाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी फिर मखसूस किस्म के तबकात मौजूद है। तो मैं समझता हूँ हवा का हवा बिगड़ा हुआ है। होगा ये कि जब अवाम अच्छे तरीके से अच्छे लोगों को वोट देना शुरू करेंगे तो फिर मसाइल हल होना शुरू होंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी तब तक मसाइल हल नहीं कर सकती। आवाम को इसके लिए एजुकेट होना जरूरी है। मैं बैरिस्टर साहब आई हैव टू कट यू बिकॉज मुझे इजहार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है, फिर टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर वो गिला ना रह जाए। इजहार साहब, ये सारे लोग मुझे साहब जी मुझे भी आधा मिनट देना है सर। आधा मिनट भी नहीं रहा, आवाज आ गई है कि बस बहुत हो गया, अब हम मजीद पीछे नहीं रह सकते। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर जीत रहा है। आप तो कह रहे थे अभी ये फैसला 8 तारीख को होगा, अब आप दावे करना शुरू हो गए। राना साहब, इस पे हम फिर दोबारा बैठेंगे, आपके दावे में सुनूंगा। बहुत शुक्रिया इजहार साहब, आपसे बड़ी माजरत, आपकी तरफ मैं आखिरी राउंड में नहीं आ सका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैरिस्टर साहब, इजहार साहब और राना साहब। हम पीछे इसलिए रह गए कि इसमें सबका थोड़ा थोड़ा हाथ था, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा था, और इसमें आपका भी हिस्सा था। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मसाइल से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो 8 फरवरी 2024 का दिन है, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं अगर कोई आपको करने दे। अल्लाह हाफ़िज़।